तो हम अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का है वो हम करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए थोड़ी सी जो बेसिक कंसेप्ट है उन चीजों को हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल फास्टली करंट की स्पीड से होगा। चैप्टर का सबसे बेसिक चीज है कि चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ। चेंज इन फ्लक्स मतलब फाई में चेंज। फाई क्या है? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया, थीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अगर इस तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। यह कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। ओके। उसके बाद एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। यस, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। द सरफेस होगी। जो भी कुछ आप एरिया लेंगे उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको मिलेगा। एक एंड आपको पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो फॉर्मूला हमने थीटा लिया है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, में अगर थीटा 90 हो गया, अगर थीटा 90 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जीरो। जाएगा, क्योंकि कॉस हाँ। 90 इज जीरो। यस, कॉस 90 इज जीरो। जीरो होता है, यहाँ पे आप जानते हैं। तो थीटा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसके अंदर फॉर्मूले हैं वो मोशनल ईएमएफ है, जिसमें फाई इक्वल टू, जिसमें ई इक्वल टू बी एल वी है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तब ये फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई एल बी एल वी फॉर्मूला लगता है। उसके बाद बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू लगता है अगर कोई रॉड रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल मोशन में है, उसकी रेडियस आर है, उसका वन एंड सेंटर पे होता है और अनदर एंड एक सर्कल बनाता है, सर्कमफेरेंस का पार्ट, तो यहाँ फॉर्मूला आता है। इसके अलावा आप एक जनरल फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई, जैसे कि फाई इक्वल टू आप एल आई करते हैं, जिसमें कि फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एल होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आई होता है करंट। फिर आप इसी फॉर्मूला से ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी करते हैं, तो माइनस डी फाई बाई डी टी करते हैं तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये भी फॉर्मूला काम करता है। एल यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का है, उसका यूनिट हेनरी होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शन में आप फाई इक्वल टू एम आई भी करते हैं, तो आपका फॉर्मूला ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है फॉर्मूला। ये माइनस एम डी आई बाई डी टी यहाँ फॉर्मूला होता है। इसी टाइप से एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, एनर्जी स्टोर एंड इंडक्टर, जो हाफ एल आई स्क्वायर होता है फॉर्मूला। फिर इसके बाद आप म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू लॉन्ग सोलेनोइड निकालते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू लॉन्ग सोलोइड निकालते हैं, तो म्यू नॉट इक्वल टू एन वन एन टू एल पाई आर वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसकी जगह कोई मीडियम आता है तो एम इक्वल टू आप यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर भी फॉर्मूला ले लेते हैं। इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड लेते हैं, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए यहाँ पे फॉर्मूला कर देते हैं। यहाँ फॉर्मूला में कई एक जगह आपको ईएमएफ भी निकालना पड़ता है, तो ईएमएफ ई जो होता है करंट, वो एक्चुअल में वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होता है, सॉरी करंट, करंट जो है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होता है। और वोल्टेज यहाँ पे ईएमएफ है, तो आप इसको वन अपॉन आर इंटू डी फाइव बाई डी टी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि चार्ज पूछा जाता है, तो आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी हो जाता है, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर इट इज डी फाइव बाई डी टी आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस डी टी डी टी को कैंसिल कर देते हैं तो आपका यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाता है, डी क्यू इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव ही हो जाता है। यहाँ इससे चार्ज निकल सकता है। अभी मैंने क्या किया है कि सारे फॉर्मूले को थोड़ी सी फास्ट स्पीड में बताया है, फास्ट स्पीड में, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है, तो मुझे ये समझाना नहीं है, ये समझाना नहीं, यस एक सर। बार जस्ट रिकैप कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो इसके बीच में कहीं कहीं जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मैं जब क्वेश्चन करूंगा, तो क्वेश्चन में अभी 8-9 क्वेश्चन है, तो मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो पीछे बैक एक्सरसाइज है न्यू एडिशन के हिसाब से, वो मैं सारा ही क्वेश्चन अभी करूंगा। उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के कोर कंसेप्ट को भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आप क्वेश्चन समझेंगे और आप करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। या आप जब भी दोबारा भी अगर आप वीडियो को देखेंगे तो पॉज करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पॉज करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ क्वेश्चन करता जाऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में पीछे का सारा कंसेप्ट को उसके साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो अब मैं एनसीईआरटी का वो चैप्टर निकाल रहा हूँ, जो चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन को भी करेंगे।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका सबसे लास्ट पेज में है क्वेश्चन। यस, और भी थोड़ा पहले लेते हैं। यहाँ पे जो नई बुक है ये पॉइंट्स टू पॉन्डर आ गया, पेज नंबर। यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसके नीचे वाला पेज में फिगर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे फिगर आ गया। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो देख रहे हैं, अभी आपके सामने जो पेज आ रहा है, इस पेज में क्वेश्चन है ABCDEF यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले वाला जो पेज है, इस पेज को देखिए। मैं इसको बोर्ड पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू ही बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज मुझे समझाने की जरूरत होगी वो मैं यहाँ समझा दूंगा। यहाँ पहले कॉइल को देखिए, पहले कॉइल को अगर ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है। पहले कॉइल को देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए फिगर है, इस फिगर में एक ऊपर में रेक्टेंगुलर पार्ट दिया हुआ है PRQ, और नीचे क्वाइलिंग किया हुआ है, क्वाइलिंग हेलिकल क्वाइलिंग किया हुआ है। और उसके साथ में यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है, वो नॉर्थ से साउथ पोल टुवर्ड्स द क्वाइल आ रहा है। साउथ पोल टुवर्ड्स द क्वाइल आ रहा है, तो इसका सेंस ये बैठ रहा है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट विल अपोज द कॉज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है, क्यू क्वाइल की तरफ आ रहा है, तो उधर भी साउथ पोल ही जनरेट होना चाहिए। तो साउथ पोल जनरेट होने के लिए आपको याद होगा क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं एक अपने स्क्रीन के ऊपर इसको समझाऊं, तो क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए यहाँ पे। और तो पहले यहां पे समझ लीजिए क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से राइट वाले फिगर में, फिगर नंबर बी में देखिए, फिगर बी में क्या किया है, दो क्वाइल के बीच में मैग्नेट रखा हुआ है। यस, दो क्वाइल के बीच में मैग्नेट, फिगर बी में, उसमें पहला क्वाइल है PRQ, दूसरा क्वाइल है XYZ। इसमें जब ये NS मैग्नेट टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट वाले क्वाइल में साउथ पोल जनरेट होगा, और राइट वाले क्वाइल में भी साउथ पोल ही जनरेट होगा, क्योंकि वो दूर जा रहा है, अभी जा रहा है, तो उसका भी अपोज करना है, उसका भी अपोज करना है। तो नॉर्थ जा रहा है तो उसको पीछे से खींचेंगे तब अपोज होगा, तो नॉर्थ जा रहा है तो पीछे से साउथ का जनरेशन होगा। और पहले वाले में दूसरे में साउथ जा रहा है तो साउथ का जनरेशन होगा। तो अभी मैं इसको एक राइटिंग ड्राइंग के थ्रू इसको मैं और भी क्लियर करता हूं, ताकि ये चीजें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी क्वाइल में कंसेप्ट है, किसी भी क्वाइल में अगर फ्रंट साइड क्लॉक है तो उसका बैक एंटी क्लॉक होगा। फ्रंट साइड क्लॉक है तो बैक एंटी क्लॉक हो जाएगा, और अगर फ्रंट क्लॉकवाइज है तो उसका बैक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। आपके कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वाइल लिया और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है। आपको मालूम है कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट इज ए मैग्नेट। अगर मैग्नेट इसके पास में लाएंगे तो इसकी फ्लक्स चेंज होगी और इसमें करंट इंड्यूस होगा, और अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तब पर भी इसकी फ्लक्स चेंज होगी और करंट इंड्यूस होगा। तो मैंने दो अलग अलग डायग्राम बना लिए हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि मैं एक में नॉर्थ पोल को उसके पास में लाऊंगा, और इससे क्या होगा वो मैं यहाँ पे चेक करके बताऊंगा, और दूसरे वाले डायग्राम में साउथ पोल को दूर ले जाऊंगा और उससे करंट की क्या डायग्राम होगी वो मैं बताऊंगा। ध्यान से समझना है, लेंज लॉ लगेगा। क्या लगेगा? लेंज लॉ। क्या लगेगा? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? इंड्यूस करंट विल अपोज द कॉज विथ विच इट प्रोड्यूस, उस कॉज जिसके कारण इंड्यूस करंट हुआ है उसी का अपोज करेगा। मतलब अगर नॉर्थ पोल उसकी तरफ आ रहा है तो नॉर्थ पोल को रिपेल करना है, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करना है। पास में आना अट्रैक्शन है, तो अगर कोई पास में आ रहा है तो पास में आने के लिए उसको रिपेल करेंगे, तभी तो अपोज हुआ। और दूर जा रहा है तो पीछे से अट्रैक्ट करेंगे, तब तो अपोज हुआ। यही है ना? ठीक है, तो यहां भी वही होगा। तो अभी आप यहां पे देखिए कि मैंने इसके पास मिलाते हैं, तो यहाँ पे पास मिलाने, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि इसके पास मिलाने का अपोज होगा। तो इससे पहले एक छोटा सा चीज है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ एस लिखता हूं, एस फॉर साउथ पोल होता है, तो साउथ के यहां से इसमें क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी अगर साउथ पोल होगा तो। और यहाँ पे पीछे में एंटी क्लॉकवाइज हम ले लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को आप देखिए तो नॉर्थ एन जैसा लिखते हैं।
जब एन जैसा लिखते हैं तो नॉर्थ पोल, एस जैसा लिखते हैं तो साउथ पोल, साउथ पोल में क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज। ए सी डब्ल्यू लिख दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखिए पास में जा रहा है, नॉर्थ पोल होना है ना, पास यस में सर। जा रहा है तो एरो नॉर्थ पोल होना है, नॉर्थ पोल होना है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया यहाँ पे। दूसरे वाले में दूर जा रहा है तो क्या होगा, ये दूर जा रहा है, अभी हमने लिया नहीं था, दूर जा रहा है तो दूर जाने का अपोज करना, पीछे से अट्रैक्ट करना। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो दूर जाने का अपोज मतलब पीछे से अट्रैक्ट, तो पीछे से अट्रैक्ट यस सर, साउथ। मतलब साउथ पोल, तो साउथ पोल तो मतलब क्लॉक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बस ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना है। लेकिन मेरे हाथ को ध्यान से देखना, पहले आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मेरे हाथ को ध्यान से देखना, और एक और कंसेप्ट आप कहीं पे क्लियर करेंगे हम। देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का, जैसे घड़ी मूव कर रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिख रहा होगा घड़ी का आपको, यस सर। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जैसे, यस, क्लॉक की डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा चलेगा, अपोजिट टू दिस वॉच, यस। यस। अगला पॉइंट, अब मेरे हाथ को देखना, ये मैं घड़ी की दिशा में हाथ को घुमा रहा हूं, घड़ी की दिशा में हाथ को घुमा रहा हूं, आप पूरे ध्यान से देखना, क्लॉकवाइज है। मेरे हाथ को देखना, मैं हाथ को इस क्लॉक के ऊपर से ले जा रहा हूं, बट डायरेक्शन वही रहेगा। मैं धीरे धीरे अपने हाथ को चेंज कर रहा हूं, और ये डायरेक्शन धीरे धीरे आपकी तरफ आ जाएगा। आप बताएंगे कि मेरा अंगुली किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी। क्लॉकवाइज। ठीक से देख के क्लॉकवाइज। बताओ, ठीक से देख के बताओ। तो अब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप देखोगे तो मेरे जो हाथ है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यस, यस। एंटी यस। क्लॉकवाइज दिख रहा है। बट आप देखो मैं अपने हाथ की जो डायरेक्शन है ना, रोटेशन में चेंज नहीं कर रहा हूं, वही है। देख रहे हो क्या मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नॉट नाउ। नॉट नाउ। घर नो, एकदम इट्स देखो जैसे जैसे क्लॉकवाइज घड़ी नाउ। चल रही क्लॉकवाइज, बट वही चीजें बैक से, मेरे कहने का मतलब अगर एक चीज फ्रंट से क्लॉकवाइज है ना, तो वो चीजें बैक से एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है बैक से वो, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, दिस इज द कंसेप्ट। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको हाथ को घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका बैक जो है क्लॉकवाइज हो जाएगा। बैक क्या है, क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो बैक, गया। क्लॉकवाइज हो जाएगा बैक, यस। यस। बैक जो है हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लियर है, यस सर। यस। अब यहाँ पे बताना क्या है, मुझे समझाना क्या है, मेरा समझाना सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई चीज मुझे कंफ्यूजन में है, कोई चीज मुझे कंफ्यूजन में है कि वहां फ्रंट इज नॉट क्लियर, फ्रंट इज नॉट क्लियर, सपोज करो ये घड़ी, ये एक क्वाइल है जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, यस, ये क्वाइल है, करंट इंड्यूस होना है। और ये लाओ मैग्नेट है जो हमने पास, सपोज करो एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, तो मैं नॉर्थ को इसके पास मिलाता हूं, मैंने क्या किया, नॉर्थ को इसके पास मिलाता हूं, तो इसके अंदर जो फ्रंट वाला साइड है इसमें कौन सी करंट की डायरेक्शन होगी, साउथ। नॉर्थ पोल पास में लाना है तो उसको अपोज करना है ना जी। यस सर। तो नॉर्थ पोल पास में तो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ पोल। यस सर। तो यहाँ पे फ्रंट साइड, इसके फ्रंट साइड में जब हमने पास मिलाएंगे, नॉर्थ को पास मिलाएंगे तो इसमें नॉर्थ होगा ना, यस सर, तो एंटी नॉर्थ का मतलब क्लॉकवाइज एंटी होगा। क्लॉकवाइज होगा ना करंट। यस सर। लेकिन देखने वाला आदमी इस घड़ी के पीछे है, यहां से दिख रहा है उसको, यहां पे दिख रहा है, यहां पे खड़ा है, बैक साइड में है घड़ी, उसको तो ये वाला पार्ट तो दिख नहीं रहा है ना, हम्म। उसको तो इधर से दिख रहा है, तो उसको करंट इधर वाला पार्ट में कैसा करंट दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो यस करंट सर। एंटी क्लॉकवाइज हो, उसका उल्टा सपोज करेगा। बस यही कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो हो गया, हम्म। क्वेश्चन हो गया, बस यही कंसेप्ट समझना है। अगर किसी का फ्रंट आपको नहीं पता चल रहा है, बैक पता चल रहा है, तो जो फ्रंट में होना चाहिए उसकी उल्टी डायरेक्शन आपकी साइड से होगी, यस, ओके। या। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो अभी मैं अब इस क्वेश्चन की, अब मेरे को लगता है कि अब वो क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन लगातार आप कर लेंगे। अब वही क्वेश्चन आप देखिए, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूं। अब आप बहुत सोच समझ के यहाँ पे जवाब देना। आपके सामने रहा ये फिगर है, और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेट जो है यहाँ पे आपकी तरफ, मैग्नेट जो है इधर की तरफ आ रहा है, तो नीचे क्वाइल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट की जो डायरेक्शन है
आप बड़े ध्यान से सोचो और एक बार में सोच के बताओ इसमें क्या डायरेक्शन होना चाहिए। आप क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में एक और कंफ्यूजन होगा आपके बारे में, वो कंफ्यूजन देखिए। आप क्लॉकवाइज सामने वाले कॉइल के बारे में सोचना, न कि ऊपर वाले रेक्टेंगल वाले पार्ट में सोचना। यस, ओके। रेक्टेंगल वाले पार्ट के बारे में नहीं सोचना, जो सामने वाले कॉइल के बारे में है उसके बारे में सोचना। मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी जब भी करंट है तो आप ऊपर इसके बारे में मत सोचना, करंट की डायरेक्शन। आप जब भी सोचना तो अभी करंट की डायरेक्शन यहाँ इसके बारे में सोचना, ये जो पार्ट है इसके बारे में करंट की डायरेक्शन सोचना, ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसके बारे में सोचना। तो सर इफ दिस रुक साउथ पोल ऑफ जाइए, दिस, एक मिनट में क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे और जो डायरेक्शन को आप बड़े ध्यान से देखोगे तो सबसे जो पहला चीजें हमारे को क्लियर कर देना है कि साउथ पास में जा रहा है, तो यहाँ पे तो गारंटेड है कि इसमें साउथ पोल होगा। यस, यस सर, साउथ यस, पोल होगा, और साउथ का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा। और इस चीज को थोड़ा सा मैं फिगर को इनलार्ज करता हूं और आपको समझने के लिए, फिगर को इनलार्ज करता हूं समझने के लिए, और फिगर को अगर मैं यहाँ इनलार्ज कर दूंगा ताकि ये जो बीच की पोजीशन है ना आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो फिगर को इनलार्ज करने से मेरे को फायदा क्या हुआ है, मुझे अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वाइल घूम कैसे रहा था। पहले कंफ्यूजन था, अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वाइल घूम कैसे रहा है। इस राइट। क्वाइल जो मुझे दिख रहा है, क्वाइल नीचे से करंट ऐसे करके करंट जाके ऊपर जाते हुए इधर घूम के जा रही है, ऐसा ही दिख रहा है आपको। यस सर। इसका मतलब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप अगर समझ गए होंगे तो, ताकि ओवरलेप मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन साउथ पोल होगा, तो साउथ का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज जाने से होने से क्यू के अंदर करंट एंटर होगा और करंट ऐसे होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो ऊपर वाला पार्ट में है उसको मुझे लिखना चाहिए क्यू आर पी। यस, क्यू आर पी। यस सर। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। अब डाउट ये नहीं है तो मैं ठीक इसी का सेम क्वेश्चन को मैं बी वाले पार्ट में करता हूं, सेकंड वाला पार्ट बी वाला पार्ट में करता हूं। तो बी वाले पार्ट में आपको देखिएगा तो यहाँ बी इधर जा रहा है, तो इस कॉइल में मुझे साउथ दिखना चाहिए, और साउथ का मतलब यहाँ पे करंट ऐसे लग रहा है कि क्यू से करंट मतलब वायर स्टार्ट होके ऐसे की तरफ चल रही है, ऐसे चल रही है। यस, ओह। ऐसे चल रही है ना। ये इनलार्ज हाँ। करने से हमको ज्यादा क्लियर हुआ है। तो अगर यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे साउथ क्लॉकवाइज के हिसाब से ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि इसका आंसर पी आर क्यू है। यस, क्लियर। पी आर क्यू, बिकॉज करंट एंटरिंग साउथ पोल जनरेट करना है ना मुझे, तो साउथ पोल यहाँ पे जनरेट करना है। दिक्कत हो रही है तो करंट को थोड़ा और इसको हम इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ कैसा है। यस सर, फाइन। फाइन, क्लियर है। साउथ पोल या। जनरेट हो रहा है और साउथ क्यों होगा। अब इस क्वेश्चन में अब जो दूसरा क्वेश्चन है, मैं पीछे की स्क्रीन को हटाता हूं, जो राइटिंग है वाला पार्ट, तो आपने वहां लिख लेना है आंसर अपने पास। जो मैंने पी क्यू आर पी लिखा, पहले में पी आर क्यू लिखा, अब मुझे जवाब एक्स वाई जेड में देना है। यस, यस यू आर, थोड़ा सा आपको लगता है कंफ्यूजन है, आप रुक रहे हैं। सर यहाँ करंट शुड बी अलोंग वाई वी एक्स मैं अभी आपके क्लॉकवाइज। आंसर को मैं प्लस और माइनस नहीं मानता, मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूं कि नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे फ्रॉम, यस नॉर्थ यस सर, पोल इज इट्स गोइंग गोइंग अवे अवे। फ्रॉम द, away from the this coil, so the the magnetism, the pole which is generated just in xy generate xy coil is south pole, so it has So it to should go approach moving away of the north pole and south clockwise. pole. But one interesting thing is that the portion of the coil which is front of the north pole is not front of me, is not front of us. So Yeah. my front is another back side. So if south pole, यहाँ पे ये चीज देख लो कि यहाँ पे मुझे साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ पे होना चाहिए, बट मुझे तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, बैक दिख रहा है मुझे, मेरा तो फ्रंट ये है ना,
हाँ तो सर। फ्रंट ये है एफ जिसको मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे अगर यहाँ साउथ पोल तो मुझे यहाँ नॉर्थ पोल दिखाना है। नॉर्थ पोल का मतलब मुझे क्लॉकवाइज होना चाहिए करंट। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है। यस। और करेक्ट। इसका मतलब ये करंट इधर वापस घुस जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन वाई जेड आई एक्स सी। होता है, वाई जेड एक्स। आप इसके भी आंसर को लिख लो और आंसर को जरा पीछे से वेरीफाई भी कर लो कि आंसर हमारा आया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये हमने करना सीख लिया है। अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो पहले नोट कर लो, फिर हम उसको लिख लो। यस। गॉट इट सर। राइट। आंसर इज करेक्ट। यस यस। तो अभी आपने ये भी एक चीज सीख लिया। इसको वापस मैं अपने पोजीशन पे लाता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन जो सी पार्ट है वो भी क्वेश्चन मुझे करना है। सी का क्या जवाब होगा जरा सोच के आप बताएंगे। सी का क्वेश्चन नंबर सी। So in this the circuit is completed, right? यस। इसमें क्या हो रहा है। Yes, sir. So हाँ so it यहाँ will पे develop south polarity in the right loop. मैं So थोड़ी the clockwise. मैं आंसर के ऊपर अभी नहीं बात कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ा Okay. कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। टेपिंग की जस्ट क्लोज्ड। टेपिंग की जस्ट क्लोज मींस टेपिंग की जस्ट ऑन। Tapping key just on means current is going to start, means current is going to increase. Current is going to increase means its value is going maximum from 0. So whatever the pole generated by this coil will increasing. It Hmm. means that it and it seems that coil is that polarity is coming towards the xyz plane. Yeah. That polarity is coming towards एक्स वाई जेड प्लेन। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए मुझे एक छोटी सी कंसेप्ट और आपको बताना पड़ेगा, जो मैं अभी बोर्ड के ऊपर बताता हूं, ताकि थोड़ी सी कंसेप्ट ऑल क्लियर हो और आप गलत नहीं करे। तो मैं बोर्ड पे लेके चलता। अभी हमने क्या किया इसमें, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का सेंटर ये है और लाइन यहां से यहां तक खींच दिया, बीच में गैप कर दिया है। दूसरा एक सर्कल दिया, इसमें लाइन यहां से खींचा, ये सेंटर है, दोनों का सेंटर ये रहा। एक में यहाँ पे छोड़ा हुआ है ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये क्या मतलब है इन चीजों का। इसका मतलब मैं डिस्क में समझाता हूं, ये ज्यादा आपको इजी समझ में आएगा। देखो ये डिस्क हमने लिया है। Yes, sir. इस डिस्क में एक्सिस मैंने ये पेन से लिया, आप देख रहे हैं। Hmm. अभी आपको डिस्क दिख रहा होगा, दिख रहा है। Got it. इस डिस्क में क्या होगा कि इधर से एक लाइन आ रही है एक्सिस से, यहां पे आने के बाद बीच में डिस्क आ जा रहा है, इसीलिए पीछे की जो पेन एक्सिस हो नहीं दिख रहा है, फिर यहां पे मैचिंग हो रही है। तो ये डायग्राम जो है, ये वाली डायग्राम ऊपर वाले की डायग्राम है। Okay. ऐसा ही है। Yeah. और नीचे वाला जो डायग्राम है उल्टा डायग्राम है। देख पा रहे हैं आप, Hmm. Yeah. ऐसा ही डायग्राम है। Yes, sir. बस ये चीज समझना है। थोड़ा मैं इसको और ज्यादा इधर कर दूं ताकि आपको व्हाइटनेस ना दिखे। ये वाला डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है कि यहां भी गैपिंग है, इसके बाद एक्सिस है, पीछे भी एक्सिस आपको दिख रहा है। इस सेंस बताने का क्या है कि आप इस डायग्राम्स को देख के आप पता करेंगे कि मुझे फ्रंट और बैक क्या है। अगर Okay. मुझे पेन यहां पे दिख रहा है, देखिए पेन दिख रहा है, तो अगर ये डॉटेड लाइन है ना, तो पीछे से कोई मैग्नेट आ रही है। सपोज करो क्वेश्चन में कैसे होगा, सपोज करो इसके पीछे से कोई मैग्नेट आ रही है। यस, ये मैग्नेट आ रही है पीछे। हाँ. जब ये मैग्नेट आ रही है ना, तो इसका मतलब जो कुछ भी होना है ना, इसके कारण इंड्यूस करंट इधर होना है, बैक साइड। Okay. मुझे वो नहीं दिख रहा है, मुझे उसका उल्टा समझना है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है, तो इधर नॉर्थ पोल है, तो मुझे इधर साउथ पोल समझना है। आप समझ हाँ रहे सर. हो। Yeah, और sir. दूर जा रहा है तो मुझे ये समझना है। आप फ्रंट और बैक को समझना सीख लेंगे ना, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है. ठीक है। एक और चीज, छोटी सी चीज, कई एक बार बुक में एक और चीज करते हैं इसी क्वेश्चन में। जैसे कि मैं यहां पे बताता हूं, ये जो लाइनिंग है, ये वाली लाइन,
और ये वाली लाइन, मतलब इधर की 1 लिखता हूं, इधर की 2 लेता हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं, हमारे को फ्रंट फर्स्ट है कि सेकंड? Front is the first one. ऊपर वाले में फ्रंट फर्स्ट है कि सेकंड फर्स्ट है? फ्रंट है। First. नहीं, ठीक से गलत बोल रहे हो, सेकंड हमारा फ्रंट है। तो आप यहाँ फ्रंट मतलब जिससे एक्सिस दिख रहा है, राइट? देखो, ये डायग्राम है ना, हम्म. तो फर्स्ट तो अंदर चला गया ना, एक्सिस के अंदर चला गया फर्स्ट। Oh, you're saying the other way around. Okay. ठीक है, तो फर्स्ट जब एक्सिस के अंदर चला गया, तो बुक में क्या होगा कि यहाँ पे एरो दिया जाएगा। ध्यान देखिए, बुक में क्या होगा? एरो, और Yeah, यहाँ the भी arrow. एरो होगा। इस दोनों एरो में क्या होगा, जो फ्रंट वाला एरो है ये बोल्ड होगा क्योंकि ऊपर है। समझ में आ रहा है? Hmm. और Okay. जो लाइट एरो होगा वो अंदर होगा। Okay. बहुत माइनर कंसेप्ट है, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। उसी तरीके से यहाँ बैक है, तो यहाँ बैक का एरो हल्का होगा, लाइट होगा, और ये फ्रंट है तो फ्रंट का एरो हमारा Bold. बोल्ड होगा। बस ये चीजें को आप नोट कर लो, समझ लो, क्वेश्चन तो सारे आपसे हो जाएंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसमें क्या आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। अभी आप देखिए, सी पे आते हैं। मैंने सी पे आपको एक चीज बताया कि देखो, बोल्ड एरो एंड लाइट एरो। तो बोल्ड एरो ऊपर है, लाइट एरो नीचे है, देख रहे हैं आप? Yeah. तो इसका मतलब जो बोल्ड एरो है, ये रहा बोल्ड एरो, Hmm. लाइट एरो दूसरी साइड है। तो आप इससे डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे सॉरी क्लॉकवाइज है, CW। Clockwise. हाँ. CW है तो क्या होगा ये? साउथ पोल। South pole. ये साउथ साउथ पोल हो गया। साउथ इज इंक्रीजिंग बिकॉज करंट इज Hmm. इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब इसके साइड में साउथ आ रहा है, इसके साइड में Yep. साउथ आ रहा South है। आ रहा है. अब यहां समझना है कि जो क्वाइल है, देखो मैं इसका लिखता हूं क्वाइल नंबर 1, और ये लिखता हूं क्वाइल नंबर 2 समझने के लिए। क्वाइल 1 का फ्रंट पार्ट, और मैं यहां खड़ा हूं आई यहां पे, क्या मेरा फ्रंट पार्ट और क्वाइल 1 का फ्रंट पार्ट एक ही है? नहीं. नहीं है, नहीं है ना? No. Yeah. नो। तो इसका मतलब क्वाइल 1 के फ्रंट पार्ट में साउथ पोल होगा, और मेरे साइड में नॉर्थ पोल होगा। हाँ. तो Makes मेरे sense. साइड में नॉर्थ पोल होगा, तो मुझे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज करना है। Anti-clockwise. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट एक्स वाई जेड होना चाहिए, एक्स वाई जेड। Correct. आंसर लिख लिया आपने। अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगला बताता हूं। इसका जो डी क्वेश्चन है, डी क्वेश्चन में रियो स्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड। एरो जो बता रहा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो ये छोटे से डायग्राम है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होने से करंट आई बढ़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। Correct. तो ऊपर बढ़ रहा है। तो जो ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं करंट यहाँ पे बढ़ रहा है। और आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में समझा भी चुका हूं, तो मेरा ये 1 क्वाइल यहाँ पे मानता हूँ, और ये 2 क्वाइल मानता हूँ, और मैं पीछे से यहाँ पे आई हूँ, पीछे से आई मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 में करंट बढ़ रहा है, करंट यहाँ पे जो बढ़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन जो मुझे दिख रही है, बैटरी की पॉजिटिव लाइन है, तो यहाँ पे प्लस है, तो करंट यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है। यस, बताइए आप। Correct. करंट ऐसे बढ़ रहा तो है। तो ऐसे करंट ये जो दिख रहा है करंट, तो करंट मुझे जो दिख रहा है करंट, तो मुझे एंटी anti-clockwise. क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो एंटी Yeah. क्लॉकवाइज So मतलब नॉर्थ, not. नॉर्थ पोल दिख रहा है। तो नॉर्थ पोल है, तो 1 जो है अपने फ्रंट में, मतलब 1 का जो फ्रंट 2 में है, वहां पे भी नॉर्थ पोल होगा। और बैक साइड हमारा है, तो बैक साइड में हमको साउथ पोल South दिखेगा। pole. तो साउथ पोल का मतलब मुझे करंट वाई Clockwise. एक्स जेड दिखेगा, मुझे वाई एक्स जेड दिखेगा, क्योंकि मेरा क्लॉकवाइज तो वाई एक्स जेड ही बता रहा है। यस, क्लियर है? Okay. ठीक है, आप इसको नोट कर लो, और एक बार इसके भी पीछे से आंसर एक बार चेक करो, फिर मैं आगे टॉपिक पे आ जाता हूं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आपने किया है। एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6.2 है, यूज लेंज लॉ डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द डिस्क्राइब
situation described by figure 6.6, a wire of irregular shape turning into circular shape, ये है। और दूसरा ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू नैरो स्ट्रेट वायर। ये फिगर आपके पास 6.6 में दो फिगर है, इस दोनों सी फिगर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमें निकालना है, इसमें और इसमें 6.6 का ए और बी में, जिसमें कि एक इरेगुलर शेप, पहले वाले में इरेगुलर शेप को एक सर्कुलर लूप दिया जा रहा है, बाहर की तरफ दिया जा रहा है। इसमें जो सबसे पहला चीजें मुझे समझनी क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी है वो क्या है। तो पहले में क्रॉस क्रॉस मुझे दिख रहा है और दूसरे में मुझे डॉट डॉट दिख रहा है। यस, तो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन इनवर्ड। एंड डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। तो ऊपर में नॉर्थ है और अंदर में साउथ है, पहले का मतलब यहाँ नॉर्थ से साउथ ये होता है, और दूसरे में अंदर में नॉर्थ है और बाहर में साउथ है, आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब अंदर में नॉर्थ है बाहर में साउथ है, और अंदर जा रही है इसका मतलब बाहर में नॉर्थ है अंदर में साउथ है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पहले में कर रहे हैं और दूसरे में भी कर रहे हैं। तो करना क्या है कि चेंज इन फ्लक्स का अपोज करना है, ये लेंजलॉ बार बार बता चुके हैं। तो अपोज कैसे होगा, पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर नॉर्थ है, अगर ऊपर नॉर्थ भी जनरेट हो जाएगा तो अपोज हो जाएगा ना, तो ऊपर भी करेक्ट। नॉर्थ भी हो जाएगा तो अपोज हो जाएगा। तो नॉर्थ होने के लिए पहले वाले क्वेश्चन में मुझे नॉर्थ पोल जनरेट करना है, और नॉर्थ करने के लिए मुझे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट पहले वाले क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ACW हुआ, और दूसरे वाले में भी अपोज करना है, तो दूसरे वाले में तो मुझे उल्टा लग रहा है क्योंकि अपोज तो वहां भी करना है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ पोल हो जाना चाहिए, साउथ पोल का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज हो जाना चाहिए, यहाँ पे CW हो जाना चाहिए। क्वाइस। बस सिंपल हाँ। अपोज हो जाएगा। या सर, इजी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.3 लेते हैं। 6.3 क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी लिखेंगे और हम 6.3 को करते हैं। 6.3 में कुछ हिंट देने वाला चीज है, मैं आपको बता देता हूं, उसको आप नोट करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड विथ ए 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर placed inside a solenoid normal to magnetic field. If the current carrying by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is induced EMF in the loop while current is changing? क्या बात है, क्वेश्चन कितना आसान है। देखो, मुझे यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हूं। तो मुझे पहले φ1 मालूम होना चाहिए, फिर φ2 मालूम होना चाहिए, फिर टाइम मालूम होना चाहिए। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, डी फाई बाई डी टी फॉर्मूला होता है। डी फाई बाई डी टी मतलब φ2 माइनस φ1 बाई डी टी। आप इतना लिख लो, बाद बाकी चीज हम बोर्ड पे लिखते हैं। इतना लिख लो, बाद बाकी चीज हम बोर्ड पे लिखते हैं, ये भी चीज आपको समझ में आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। म्यू नॉट आपको पता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एंड यस नंबर ऑफ सर। टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई इज करेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक जो टर्न्स है वो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। यस, क्या है, 15 15 15 टर्न्स टर्न्स पर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर मीटर चाहिए, पर सेंटीमीटर नहीं चाहिए, पर मीटर चाहिए। तो मुझे यहाँ 1500 पर मीटर करेंगे तो ये आ जाएगा। एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर दिया है। इनिशियल करंट 2 एम्पियर है, फाइनल करंट 4 एम्पियर है। यस, या और टाइम कितना लगा है, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ, कितना आसान क्वेश्चन है। E इक्वल टू φ2 माइनस φ1 बाई dt फॉर्मूला होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है बट फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे B1A B2A कर देते हैं माइनस B1A, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम dt कर देते हैं। और इसका B का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N I 2 A माइनस
म्यू नॉट NI1 इंटू ए बाई डी टी। ये फॉर्मूला हो गया। इसमें से अगला स्टेप आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट एन ए, क्योंकि ये सब तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ करंट ही तो चेंज हुआ है। कुछ स्टूडेंट यहीं पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले सारी वैल्यू नहीं पुट किया है, लास्ट में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब आप यहाँ सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई टू 10⁻⁻7 होता है। नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू अभी हमने 1500 निकाल दिया है। एरिया 2 इंटू 10⁻⁻4 निकाल दिया है। और करंट I2 माइनस I1 4 - 2 2 एम्पियर हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई टाइम इज 0.1 सेकेंड है। बस आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वोल्टेज, यही वोल्टेज, इतना ही वोल्ट, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 क्या कह रहा है वो देखिए। 6.4 में कह रहा है रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of the region in uniform magnetic field 0.3 Tesla. Directed normal to loop, what is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second in direction normal to longer side and shorter side of the loop? For how long does induced voltage last in each case? क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान किस सेंस में है, ये मोशनल ईएमएफ के ऊपर है। सबसे पहला चीज है यहां पे, पहले तो इंड्यूस ईएमएफ आपने पढ़ा है कि लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो E इक्वल टू बी एल वी लगेगा। तो यहां भी फॉर्मूला E इक्वल टू बी एल वी से क्वेश्चन होगा, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है फॉर हाउ लॉन्ग डज इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। देखो, किसी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो रहा है और आपने साइड, उसकी जो डिस्टेंस कवरिंग साइड है 8 सेंटीमीटर लिया, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको बाहर आने में 8 सेकंड का तो टाइम लग जाएगा। या तो उसमें आंसर 8 सेकंड हो जाएगा। और दूसरे वाले में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, तो 2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी है। तो एक का टाइम 8 सेंटीमीटर होगा, दूसरे का 2 सेंटीमीटर होगा। आप मान लो कि अभी 8 सेंटीमीटर का साइड बाहर की ओर है और वो बाहर निकल रहा है रेक्टेंगुलर कट लूप से। रेक्टेंगुलर कट लूप से, रेक्टेंगुलर कट लूप क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूं। मैं कोई डायग्राम लेके उसको क्लियर कर देता हूं। सपोज करो, देखो ये एक बुक है, आपको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस नो? यस सर। दिख रहा है? तो ये देखिए, अब दिखेगा, ये एक बुक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये है, ये वाला पोर्शन 8 सेंटीमीटर है, देखिए ऊपर का 8 सेंटीमीटर है और ये वाला पोर्शन 2 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि अभी स्क्रीन के नीचे से मैं निकाल रहा हूं इसका आंसर, मान लो कि कट है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। आ रहा है ऊपर की तरफ? यस। यस सर। तो इसमें इसमें BLV में ये वाला पोर्शन जो है ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो बी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एल 8 सेंटीमीटर यूज करना है और वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो BLV करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। लेकिन इसको नीचे से ऊपर बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम में ये लेंथ मत लेना, क्योंकि डिस्टेंस तो इधर से कवर हो रहा है ना, कम वाला। या इसमें टाइम कवर करने के लिए होगा और ईएमएफ के लिए होगा। यस। हाँ तो ये बहुत ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। BLV, बी आपको दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। यूनिट, ऐसा यूनिट यूज करना जहां सेंटीमीटर है उसको मीटर कर देना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को भी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड कर देना। फिर उस दूसरे साइड से मैंने E इक्वल टू BLV में, अगर नीचे से मैं ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेंथ की जगह विड्थ बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे BLV में एल जो है 2 सेंटीमीटर यूज होगा और डिस्टेंस तो लंबा वाला पार्ट कवर करेगा और ये 8 सेंटीमीटर का पार्ट होगा, तो यहाँ पे 8 सेकंड का टाइम लगेगा। यस। यस सर। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे BLV करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। छोटा क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट टाइम देता हूं, आप सॉल्व कर लीजिए और फिर मैं तब आगे बढ़ूंगा। तो इस क्वेश्चन के भी आंसर आपके
आ गए 6.4 के भी। अब 6.5 क्वेश्चन देखिए। 6.5 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 6.5 क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है कि ए 1 मीटर लॉन्ग, yes, 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency 400 radian per second about an axis normal to rod passing through its one end, and other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field 0.5 Tesla parallel to axis exist here. Calculate EMF in develop between the center and the ring. क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन Yes, को sir. सॉल्व करने के लिए E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला लगाते हैं। E इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है, ओमेगा की वैल्यू 400 है, और रेडियस जो है या लेंथ का 1 मीटर है अपॉन 2। इस क्वेश्चन को कीजिए, आंसर आ जाएगा बी। यस, इसको कीजिए, आंसर आ जाएगा बी, आ जाएगा। Okay, sir. हाँ सर, करेक्ट। कितना 100 वोल्ट आ चुका है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ए horizontal straight wire 10 meter long executing from east to west falling with speed 5 meter per second at right angle to horizontal component of the magnetic fields. What is instantaneous value of EMF induced? What is direction of induced EMF? And which end of the wire is at higher इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और हायर पोटेंशियल, तो हायर वोल्टेज जिधर चार्ज की शिफ्टिंग ज्यादा होगी उधर हायर वोल्टेज होगी। लेकिन उससे पहले जो पार्ट है 6.6 में, जिसमें कि लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर यूज करना, मैग्नेटिक फील्ड 0.03 10⁻⁴ टेस्ला जो वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज करना, और लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज करना। तो यहाँ पे E इक्वल टू बी एल वी, यहाँ भी फॉर्मूला लगाइए। ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो हमें इस क्वेश्चन में चेंज नहीं करना, तो फॉर्मूला E इक्वल टू बी एल वी यूज कीजिए, ये भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी ये ओके। कर लीजिए, फिर मैं ये दोनों क्वेश्चन भी अभी कभी करा के तभी क्लास खत्म करूंगा। E इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला आपको बी एल वी लगाना है, और लॉरेंज फोर्स से भी इवन डायरेक्शन आप निकाल देंगे, जिससे कि डायरेक्शन निकाल देंगे तो तो उससे हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे नहीं, राइट हैंड रूल, हाँ राइट हैंड रूल से भी लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी आप देखेंगे यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.7 क्वेश्चन नंबर 6.7 क्वेश्चन कह रहा है कि करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.01 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड if an average of 200 voltage induced gets estimate the self induction of the circuit। मतलब L की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में L की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ईएमएफ का फॉर्मूला निकालिए। कौन सा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू, अगर आपको याद होगा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। अब ये भी मैंने लिखा भी था। तो यहाँ ईएमएफ की वैल्यू 200 वोल्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल मुझे नहीं मालूम है, निकालना है, और डी आई का मतलब चेंज इन करंट है, तो 5 एम्पियर से 0.1 एम्पियर, तो चेंज इज 5 एम्पियर है, एंड डिवाइडेड बाई टाइम इज 0.1 सेकेंड आ रहा है। तो ये वैल्यू जो आपको आ जाएगा 0.1 सेकेंड है, तो ये ऊपर 50 हो जाएगा 50, तो L इक्वल टू मुझे 200 बाई, हम साइन को छोड़ रहे हैं 50, तो इक्वल टू 4 आ जाएगा कैंसिल होके। तो आंसर जो है हमारे पास 4 हेनरी यहाँ पे L की वैल्यू होना चाहिए। L की वैल्यू 4 हेनरी है, आप इसको कैलकुलेशन कीजिए और इसका भी आंसर एक बार चेक कीजिए। तो ये भी आंसर करेक्ट 4 एम्पियर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे करना है 6.8। ये जो टॉपिक है मैं इसको, इस पेज को डिलीट कर देता हूं जो मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 6.8 के ऊपर आता है। इसमें है पेयर ऑफ एडजेसेंट क्वाइल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M। इस क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन M की वैल्यू 1.5 हेनरी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 6.8 में। इफ द करंट इन वन क्वाइल चेंजेज
करंट जो चेंज हो रहा है डी आई, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है करंट, 0 से 20 एम्पियर चेंज हो रहा है करंट, 0 से 20 एम्पियर चेंज हो रहा है। इसका मतलब डी आई आपका 20 एम्पियर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, एंड टाइम इज डी टी इज 0.5 सेकेंड। यस, टाइम इज 0.5 सेकेंड हो गया। तो व्हाट Yes, इज sir. द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। वाह, क्या क्या बात है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे D5 पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं, आप भी मिस्टेक कर जाते। पहले वाले क्वेश्चन 6.7 और 6.8 में क्वेश्चन एक ही जैसा है। पहला वाला क्वेश्चन लग रहा है सेल्फ इंडक्शन का, दूसरा वाला क्वेश्चन लग रहा है म्यूचुअल इंडक्शन का। फॉर्मूला एक का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो अभी अभी हमने लगाया है, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। यस, ये होता है ना। Correct, sir. ठीक है. और फाई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एल आई, और दूसरा फाई इक्वल टू होता है दूसरा एम आई। यही फॉर्मूला होता है। बट हो क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो ईएमएफ पूछा ही नहीं है, तो हम ईएमएफ नहीं निकालेंगे। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन में अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ई इक्वल टू, हमें डी फाइव क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा है डी फाइव, तो डी फाइव तो मुझे फाइव टू माइनस फाइव वन करना चाहिए ना। तो यहाँ पे Correct, sir. पहले तो जीरो है करंट, तो जीरो करंट करने से तो कुछ फाइव होगी नहीं, तो फाइव इक्वल टू एम आई फॉर्मूला होता है। तो पहले का तो जीरो है फाइव, तो दूसरे का फाइव कितना है, तो फाइव है दूसरे का, एम की वैल्यू 1.5 एंड दूसरा इज 20, सो इट इज 30। तो 30 आंसर शुड Weber. बी 30 वेवर। फाइव डी फाइव ना 30 वेवर। और ये जो 0.15 सेकेंड जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम का कोई भी यूज नहीं है, Okay. इस टाइम का कोई भी यूज नहीं है। तो आंसर इज 30 वेबर। तो ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स के जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं। और इसी तरह अब अगली हमारी जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में हमें दूसरे चैप्टर के भी एनसीईआरटी के पूरे ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, वो कैसे वर्क करता है, कैसी चीज है। तो ये सभी वीडियो में, और आपको एनसीईआरटी में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो, कोई चीजें आपको क्लियर नहीं हो, और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इस हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। इवन हमारी कुछ क्लासेस होती है, हम कहीं पर क्लास को रिकॉर्डिंग करके एज इट इज़ ही हम वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं। हम उसमें कोई एडिटिंग नहीं करते, तो वीडियो की क्वालिटी और इन चीज़ों को आप ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और हम मेन जो क्वालिटी कंटेंट ऑफ स्टडी है, जो उन चीज़ों पे फोकस करते हुए वीडियो को डाल रहे हैं। तो आप सभी को इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इंतजार करते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, और अच्छा वीडियो लेके आते हैं। और हमारे कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है, 1-to-1 क्लासेस भी चलती है, ग्रुप क्लासेस भी चलती है। उन सभी ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक में कोई ना कोई नंबर होते हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम आपसे कांटेक्ट, आप कांटेक्ट करें, और हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नाइस।